कानपुर शहर में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने लोगों को भावुक कर दिया। यह कहानी एक पति की है जिसने अपनी पत्नी के लिए 1 साल तक मेहनत करके 20 रुपए के सिक्के इकट्ठा किए और 1 लाख रुपए जुटा लिए। युवक पान की दुकान लगाता है, बड़ी मुश्किल से उसका घर का खर्च निकल पाता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए 1 साल तक लगातार मेहनत की और 20 रुपए के सिक्के इकट्ठा करके वह ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचा। वह अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन ज्वेलर्स ने जब इतने सिक्के देखे तब उसने इन्हें लेने से मना कर दिया। इसके बाद पति ने अपनी भावनाएं जब ज्वेलर्स को बताई तो ज्वेलर्स इन सिक्कों को लेने के लिए तैयार हो गया और उसने उसे 1 लाख रुपए के बदले में सोने की चेन दे दी। दरअसल वह अपनी पत्नी को लंबे समय से सोने की चेन गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उसके लिए वो पैसे जुटा नहीं पा रहा था। हालांकि उसकी पत्नी ने कभी भी इसके लिए डिमांड नहीं की थी। तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर बनी उन्नाव नवीन मंडी के सामने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक एसी बस में प्याज की बोरियां लदी इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। इस एसी बस में, यानी कि जो बस है वो नई बस है बिल्कुल, और एसी बस है, उसमें सवारियां तो नहीं है लेकिन प्याज की बोरियां लादी गई हैं। यानी कि जो बस है वो यात्रियों के बजाय प्याज की ढुलाई कर रही है, तो इसे प्याज एक्सप्रेस कहने में भी कोई गुरेज नहीं हुए। ये वीडियो उन्नाव की नवीन मंडी के सामने का बताया जा रहा है और 1 नवंबर का ये पूरा मामला बताया गया है और हम उसी नवीन मंडी स्थल पर पहुंच चुके हैं। इसी नवीन मंडी स्थल पर बताया जाता है कि जो एसी बस में 70 से ज़्यादा प्याज की बोरियां लदी हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसी मंडी में किसी व्यापारी की वो बोरियां थी प्याज की, जिसे वो उतारने आया था, जिसके बाद यहाँ खड़े किसी राहगीर ने पूरे इस घटनाक्रम का एक वीडियो बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो उन्नाव में बैठे अफसर हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय रोडवेज के सहायक प्रबंधक हैं, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि उनकी डिपो की बस नहीं है, ऐसे में उनको कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो विभाग हैं, कानपुर में बैठे अफसर यानी कि जो रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने जरूर दावा किया है कि जो भी वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो संज्ञान में लेकर जांच कराई जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वैसे में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो जिम्मेदार अफसर हैं उनकी मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बस कानपुर से चली हो या उसके पीछे से चली हो, उन्नाव तक का सफर तय करने में तकरीबन उसको 35 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उस रोडवेज बस को ना ही चेकिंग किया ना ही किसी ने टोका। यानी कि यात्री जो बस थी उसमें एसी में यात्रियों के बजाय सीधे तौर पर प्याज की ढुलाई कर रही थी, यानी कि प्याज ढोया जा रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लापरवाहियों की पोल खोल रहा है। अब देखने बात होगी इस पूरे मामले में किस स्तर की कार्रवाई तय होती है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। आज राजधानी लखनऊ की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। दरअसल यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी की सूची में राजधानी लखनऊ को सम्मिलित कर लिया है और इसके पीछे लखनऊ की पाक कला को वजह बताया है। दरअसल लखनऊ पकवान के नाम पर जाना जाता है, चाहे वेजिटेरियन हो और चाहे नॉन वेजिटेरियन, सबके लिए लखनऊ की हर गली में कुछ न कुछ हो। यहाँ का टुंडे कबाबी हो या यहाँ का नाहरी पाया हो या यहाँ मिलने वाली बिरयानी हो। यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेरियन खाने भी हैं जो हरदम चर्चा का विषय रहते हैं, चाहे वो पूरी कचौड़ी की बात कर लीजिए या लखनऊ में बिकने वाली चाट की बात कर लीजिए। यूनेस्को के इस लिस्ट में लखनऊ को शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने पूरी दुनिया से इस बात की अपील की है कि वहाँ आएं और लखनऊ की पाक कला की जो संस्कृति है उसको देखें और समझें और उसका स्वाद लें। दरअसल सबसे ज़्यादा लखनऊ में चर्चा किसी बात की होती है तो लखनऊ के गलावटी कबाब की होती है। माना जाता है कि नवाब जब बहुत बूढ़े हो जाते थे तो उनको नॉनवेज खाने में दिक्कत होती थी, ऐसे में उनके लिए ये स्पेशल कैटेगरी का गलावटी कबाब बनाया गया था जो मुंह में डालते ही घुल जाता था। अब यूनेस्को ने लखनऊ को पाक
कला के लिए सम्मानित किया है और ये माना जा रहा है कि लखनऊ में आने वाले दिनों में पूरी दुनिया से लोग इस संस्कृति को, इस पाक कला को, इस सभ्यता को देखने, समझने और इसका स्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। लखनऊ से वीडियो नसर राम के साथ अखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पटना की सड़कों पर हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में हो रहा है। ये देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं और जनता का सैलाब जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम लोग जो हैं वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। देखिए सबसे पहले उनकी जो बुलेट प्रूफ कार है वो आगे आगे चल रही है और उसके पीछे आप देख सकते हैं जितने भी जो कमांडोज हैं खासतौर पर वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। एसपीजी के जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आगे नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं, ललन सिंह प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री अब आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे किस तरीके से संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री का हो रहा है। हाथ जोड़कर अभिवादन जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साथ में ललन सिंह समेत जो तमाम नेता हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए ललन सिंह जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ललन सिंह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। देखिए आरती की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीछे नितिन नवीन आपको नजर आएंगे, रविशंकर प्रसाद नजर आएंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री का ये रोड शो है और खास तौर पर चुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम है। देखिए हाथ हिलाते हुए, हाथ में कमल का निशान लेते हुए प्रधानमंत्री जो है वो सड़कों पर जो है वो उतर चुके हैं। ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए लोगों का। साथ ही साथ जो उम्मीदवार हैं वो आपको इस पर नजर आएंगे। पीएम मोदी के साथ जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आपको यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही साथ आप देखिए ये पूरी गाड़ियों का जो कह सकते हैं कि जखीरा जो है वो आपको नजर आएगा। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मतदाता पुनरीक्षण के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो राज्य मुख्यालय है यहाँ पर एमएलसी चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो संगठन महामंत्री धर्मपाल हैं वो मौजूद हैं। साथ में जो प्रदेश के जो तमाम पदाधिकारी हैं आज की बैठक में मौजूद हैं। देखा जाए तो 11 सीटों पर एमएलसी का चुनाव प्रस्तावित है और चूंकि इस चुनाव में चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को लेकर, इस चुनाव को लेकर काफ़ी सतर्क है, क्योंकि इसके बाद सीधे पंचायत चुनाव में बीजेपी को जाना है। तो जाहिर सी बात है कि आज की जो बैठक बुलाई गई है इसमें एमएलसी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। 30 अक्टूबर को बिहार के मोकामा में हुए दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद पुलिस ने बीती रात बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। देखिए एनडीए के प्रत्याशी मोकामा से अनंत सिंह को बीती रात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तार किया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के अलावा 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ अगर बताया जाए तो कई लोगों पर जो है वो एफआईआर भी दर्ज हुआ है। दुलारचंद हत्याकांड के बाद मोकामा में सनसनी फैली हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग के सख्त कदम उठाए गए और बीती रात ही अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अनंत सिंह को देर रात पटना लाया गया और आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई। पेशी के बाद 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल भेजा गया है। देखिए अनंत सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो झड़प जनसुराज के उम्मीदवार और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अनंत सिंह के साथ हुआ, उसके बाद दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या हो गई। हालांकि उसके बाद पूरी तरीके से एक्टिव चुनाव आयोग ने कदम उठाने के लिए कहा, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी। संभल के असमोली और रजपुरा डीएसएम शुगर मिल पर दर्जनों की संख्या में आईटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं और जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार संभल के असमोली डीएसएम शुगर मिल और संभल के रजपुरा डीएसएम शुगर मिल में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो अधिकारी हैं, दर्जनों की संख्या में अधिकारी हैं, करीब 40 से 50 अधिकारी वो डीएसएम शुगर मिल में और 10 से 15 अधिकारी हैं जो आईटी विभाग के वो
रजपुरा शुगर DSM शुगर मिल में तो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरीका से करीब 24 घंटे तक जो DSM शुगर मिल के दोनों यूनिट के गेट है वो बंद कर दिए गए थे, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। 24 घंटे के बाद जो DSM शुगर मिल के कर्मचारी थे उन्हें आने की अनुमति दी गई थी। हालांकि जो इनकम टैक्स के विभाग के जो कुछ दस्तावेज है उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि जो DSM शुगर मिल के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी किसी अधिकारी की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने दिन और जो जांच पड़ताल है, जो छापेमारी है वो कितने दिन और चलेगी। लेकिन जिस तरीका से 5 दिन से लगातार IT विभाग के अधिकारी जो छापेमारी DSM शुगर मिल में जांच पड़ताल कर रहे हैं उससे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीका से कुछ दिन पूर्व में भी जो मीट फैक्ट्री थी इमरान के, यहाँ पर भी करीब 82 घंटे लगातार IT विभाग और अन्य अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई थी। लेकिन जिस तरीका से जो आज जो DSM शुगर मिल में दोनों यूनिटों में रजपुरा और असमोली में तो कहीं ना कहीं 5 दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि जिस तरीका से दस्तावेज हैं और जो कुछ जो अधिकारी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। उत्तर प्रदेश में अब एक और नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है जो प्रयागराज से मेरठ तक के लिए होगा। सबसे खास बात यह है कि इस पे इलेक्ट्रिक वाहन भी फर्राटा भर सकेंगे। इस पर बाकायदे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है जो गंगा एक्सप्रेसवे है वहां से इसके उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले ही कई एक्सप्रेसवे हैं। इसकी खासियत ये होगी कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बाकायदे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ी है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और ऐसे में एक्सप्रेसवे पर उन्हें चलने में कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखकर इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। इसके साथ ही जो पहले एक्सप्रेसवे थे उनमें कई एक्सप्रेसवे पर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब से इसका निर्माण शुरू हुआ था तभी से इस बात को ध्यान में रखा गया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हों उनको इस एक्सप्रेसवे पर चलने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पसंद करने वाले लोग हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनके लिए खास करके ये एक्सप्रेसवे डिज़ाइन किया गया है जिनमें 15 से ज़्यादा जगहों पर चार्जिंग स्टेशन होगा। वो अपनी गाड़ियों को चार्ज करके अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। प्रयागराज से लेकर मेरठ तक ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि 10वीं की पढ़ने वाली इस छात्रा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। सबसे पहले इनके द्वारा बनाए हुए इस सैंडल को दिखाते हैं कि जो नारी सुरक्षा के लिए वरदान साबित होती नजर आ रही है। बात करें इसमें लगी टेक्नोलॉजी की तो इसको समझने के लिए हमारे साथ वह बालिका भी है, इनसे बात करेंगे। इस सैंडल को बनाने के लिए मेरा सबसे पहला मकसद ये था कि लड़कियों को ऐसा कुछ डिफेंसिव प्रोडक्ट दे सकूं कि जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसकी प्रेरणा मुझे यहाँ से मिली कि आजकल इतने सारे विमेन रेप केस हो रहे हैं, हैरेसमेंट होते हैं, चाइल्ड किडनैपिंग और बच्चों के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल के बेच दिया जाता है। तो उससे उस चीज़ को मैंने सोच के देखा कि मतलब मुझे कुछ ऐसा चीज़ बनाना चाहिए कि लड़कियाँ अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। ये काम कैसे करता है, क्या कुछ खास है इसमें? सर इसमें इसका फीचर ये है कि अगर कोई लड़की को किडनैप करना चाह रहा है तो सबसे पहले उस लड़की के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मैं उस इंसान से बच के निकलूँ कैसे। तो उस समय ये वाली सैंडल काम आएगी, लेफ्ट वाली। यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को दबाते ही सामने से आर्क निकलेगा जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट देता है। तो सामने वाले इंसान को करंट लगते ही वो अनकॉन्शियस हालत में हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर तक करंट लगता है तो बेहोश भी हो जाएगा। दूसरा फीचर ये है कि दूसरी प्रॉब्लम लड़की को ये आती है कि वो अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कैसे करे, क्योंकि कोई भी अगर किडनैप करना चाहेगा आपको तो सबसे पहले आपका फ़ोन छीन लेगा, आपका कम्युनिकेशन तोड़ देगा। तो अगर ये सैंडल आपके पास है तो आपको फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे एक बटन आता है, इस बटन को प्रेस करते ही जो गार्जियन का फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा और उसमें इमरजेंसी SOS हेल्प का अलर्ट और प्लस 5 से 7 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक कॉल भी चली जाएगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बटन प्रेस किया है तो इस फ़ोन में अभी कॉल भी आ जाएगा। देखिए ये कॉल भी आ गया। अभी मैं ऐसे कॉल को रिसीव करके अगर मैं यहाँ से कुछ बोलूँ तो इस सैंडल में ऑटोमेटिकली वो सुनाई देगी और वहाँ से जब बच्चों को कुछ बोला जाएगा वो यहाँ पे सुनाई देगा। वो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है बच्चों की विवेक से ही इसमें बच्चों ने इसको बनाया। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।
बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर एक बच्ची को अपना शिकार बनाया है। बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी। इसी दौरान भेड़िए ने बच्ची पर हमला किया। बच्ची की चीख की आवाज़ सुनकर मां ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। इसके लिए वो भेड़िए के पीछे दौड़ी, लेकिन थोड़ी ही देर में भेड़िया गायब हो गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की। घर से कुछ दूर पर बच्ची के जो ब्लड के निशान थे वो मिले। वहाँ कुछ उसके शरीर के टुकड़े भी पड़े हुए थे, जिसके बाद से लगातार गांव के लोग दहशत में थे। हर तरफ निगरानी की जा रही थी कि आखिर भेड़िया कहाँ है। उसकी तलाश जारी थी। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम को जानकारी मिली कि एक भेड़िया दरअसल एक खेत में छिपा हुआ है, जिसके बाद ड्रोन कैमरे से उसकी पहचान की गई और उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अब तक इससे पहले भी भेड़िए का एनकाउंटर बहराइच में हो चुका है। एक भेड़िया है जिसे पहले से गोली लगी हुई, माना जा रहा है कि वो अभी जिंदा है। वो आने वाले कुछ दिनों में कुछ लोगों पर शिकार कर सकता है। हालांकि गोली से अगर उसकी मौत हो गई होगी तो शायद बहराइच भेड़ियों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन गांव में अभी भी लोगों में दहशत है। गांव वालों का मानना है कि जो भेड़िया लोगों पर हमला कर रहा था वो भी जिंदा है। शिमला के कुमारसेन में बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर एक ट्रैवलर हादसे का शिकार हुई है। इस ट्रैवलर में 31 लोग सवार थे, जिनमें से 29 लोग घायल हुए हैं। 16 लोगों को इलाज के लिए शिमला के आईजीएमसी में रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक चालक तेज रफ्तार में था और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई। ट्रैवलर नेपाल के लोगों को बॉर्डर तक छोड़ने के लिए जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच कर रही है। शिमला से यूपी के लिए पराक्रम चंद। नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग में जूलीकोट के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक टेम्पो ट्रैवलर लगभग 45 फीट गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 18 लोग सवार थे, जो देर रात कैची धाम दर्शन करके दिल्ली के लिए वापस लौट रहे थे, जब उनका टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों द्वारा नजदीकी अस्पताल भेजाया गया और वहां से उन्हें उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना में वाहन चालक लापता है। हालांकि पुलिस ने पर्यटकों के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लापता चालक को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज़ स्टेट। उत्तर प्रदेश बाराबंकी में जो महादेवा कॉरिडोर बन रहा था, उसमें 19 घरों का विवाद था। विवाद ये था कि 19 घरों के बीच में रास्ता फंस रहा था। कोर्ट में जो याचिका दायर थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उस रास्ते का पूरा जो है आवागमन क्लियर हो गया है। उसको पूरी तरह से जो 19 घर थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। 5 बुलडोजरों द्वारा उन घरों को गिरा दिया गया है। अब पूरी तरह से जो कॉरिडोर का रास्ता था, महादेवा को जाने वाला, जो कॉरिडोर को जाने वाला रास्ता था, वो साफ हो गया है। अब जल्द से जल्द जो है कॉरिडोर बनके तैयार होगा और हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आकर दर्शन करेंगे। यहाँ के प्रशासन का भी कहना है कि अब जो विवाद था वो पूरी तरह से साफ हो गया है। अब कॉरिडोर में कोई रुकावट नहीं है। बाराबंकी से अजय पाल। वाराणसी के दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण के दौरान कई ऐसे मसले सामने आए जो ये दर्शाते हैं कि दाल मंडी में किस तरीके से अवैध तरीके से न सिर्फ बिजली चोरी होती रही बल्कि कर चोरी भी होती रही। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से दाल मंडी की शुरुआत होती है और यहीं से सड़क चौड़ीकरण की भी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिजली की बिल की बात की जाए तो लाखों लाख रुपए बिजली का बिल यहां पर बकाया है। बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक बिजली के बिल को चुकाया नहीं जाएगा तब तक किसी तरह का मुआवजा उन भवनों को नहीं मिलेगा जहाँ पर कि बिजली का बिल बकाया है। दूसरा, यहाँ पर लाखों रुपए का गृह कर बकाया भी सामने आया है। ऐसे बहुत सारे मकान हैं जो लाखों रुपए, लगभग 1,74,00,000 के आसपास जो गृह कर है वो बकाया है। नगर निगम ने भी साफ कर दिया है कि जब तक एनओसी नहीं मिलती
कर जमा करने के बाद तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। और अगर गृह कर जमा नहीं हुआ या फिर बिजली के बिल जमा नहीं हुए तो कुर्की तक की कार्रवाई इन मकानों में हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए 187 ऐसे मकान हैं जिसको चिन्हित किया गया है। लगातार रजिस्ट्री का कार्य भी चल रहा है, जिन मकानों को शासन जो है वो अधिग्रहण करेगा और उसका मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही शत्रु संपत्ति है, उस पर भी लिखा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मस्जिद है। ऐसी 6 मस्जिद है जिसका स्थानांतरण किया जाना है, उन पर भी काम चल रहा है। तो दालमंडी की सड़क चौड़ीकरण की बात की जाए 17.04 मीटर ये सड़क चौड़ी होनी है और लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसे जल्द से जल्द पूरा करना है। तो इस पर लगातार काम हो रहे हैं, पर शासन ने साफ कर दिया है कि किसी तरीके की बिजली चोरी, कर चोरी या फिर अगर कागजात ठीक न हुए तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि जो कर चोरी है और बिजली के बिल है उन्हें जब तक वसूला नहीं जाता तब तक किसी भी तरीके की एनओसी भी जारी नहीं होगी। उन्नाव के स्वास्थ्य महकमे से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अक्सर आप सुनते हैं कि सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लेकिन उन्नाव में दवाइयां कूड़े के ढेर में जलाई जा रही हैं। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सफीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जिसमें कूड़े के ढेर में 15 से ज़्यादा गत्ते में दवाइयों को जला दिया गया है। इन गत्तों में परिवार कल्याण के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में वितरित की जाने वाली महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। इस दवाओं में जो पेट के संबंधी दवाएं हैं, विटामिन डी की दवाएं हैं, इसके अलावा बच्चों की जो कफ सिरप हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण दवाइयां इन गत्तों में शामिल थी, जिनकी एक्सपायरी डेट उन वायरल वीडियो में जो दवाइयां दिख रही हैं उसकी 2026 दिखाई दे रही है। तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वैसे ही एक बार फिर उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा चर्चा में आ जाता है और मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल सीएमओ उन्नाव डॉक्टर सत्यप्रकाश ने के मुताबिक जो वहाँ के शिष्य प्रभारी हैं डॉक्टर राजेश कुमार व चीफ फार्मासिस्ट प्रेम प्रकाश से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उनसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे कि आखिर ये दवाइयाँ कौन सी थीं, दवाइयाँ किन परिस्थितियों में जलाई गई और इसके पीछे का कारण क्या है। सीएमओ सत्यप्रकाश के मुताबिक पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। जहां जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच के साथ ही कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजा जाएगा। फिलहाल डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने सीएमओ सत्यप्रकाश से 3 दिन के अंदर पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। अब देखने की बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में स्वास्थ्य महकमे के जो जिम्मेदार अफसर थे, चाहे वो सफीपुर सीएचसी के हों या उन्नाव में बैठे अफसर हों, उन पर किस तरह की कार्रवाई तय होती है। फिलहाल सीएमओ उन्नाव के मुताबिक जो प्रभारी हैं सीएचसी के सफीपुर के डॉक्टर राजेश कुमार व चीफ फार्मासिस्ट प्रेम प्रकाश को उन्नाव सीएमओ कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। इस समय अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दिखा रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो सीपीसीबी के अनुसार जो इस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 377 है। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार नज़र आती है, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो खराब नज़र आ रहा है। इस समय हम अक्षरधाम पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार खराब हवा और खराब वायु गुणवत्ता के चलते राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले इलाकों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो आनंद विहार, वजीरपुर, मुंडका वो ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार नजर आ रहा है। यानी कि एयर क्वालिटी जो है लगातार सीवियर की तरफ यानी गंभीर श्रेणी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय रेड जोन में है, यानी कि बहुत खराब स्थिति में इस समय नजर आ रहा है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी बना हुआ है। हालांकि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो खासकर जो हॉटस्पॉट हैं 13 उन जगहों पर लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं और कई सारे मेजर्स जो है सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीर ये है कि वो सारे
जो तरीके अपनाए जा रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन को खत्म करने के, वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी फिलहाल किसी भी तरीके से बारिश का अनुमान जो है वो नहीं है, यानी कि आपको आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके के हालात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में ऐसे हालात भी आ सकते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो 400 के पार आपको नजर आए, यानी कि हालात जो हैं हवा को लेकर वो लगातार खराब होंगे। और हालात जो जिस तरीके से वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो वो भी आने वाले दिनों में खराब होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, दिल्ली। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली और आसपास के शहर की हवा इन दिनों बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। इस बीच एनसीआर गाजियाबाद में रहने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इस वीडियो के जरिए उसने बताया है कि शहर की हवा किस हद तक प्रदूषित हो चुकी है। वीडियो में उसने बताया कि जब तक उसके घर का दरवाजा बंद है तब तक उसके घर पर लगा एयर प्यूरिफायर के डिस्प्ले में वायु गुणवत्ता का स्तर 97 दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे को खोल देता है तो चंद सेकंड के बाद ही डिस्प्ले एक्यूआई का स्तर बढ़कर 500 के पार पहुंच जाता है। ये पोस्ट कपिल धावा नाम के एक शख्स ने शेयर की है, जो शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग यूनिट ट्रेनिंग देने वाली एक कंपनी ऑप्शन 360 के संस्थापक है। अपनी पोस्ट में एक शख्स ने सरकार की खिंचाई करते हुए लिखा है कि एनसीआर में जीवन नर्क बन गया है और सरकार बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने में व्यस्त है। शख्स की यह पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता भी प्रदूषण के बढ़ने से बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।